औरंगाबाद के हर्षवर्धन जाधव ने सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक किए कुछ बड़े खुलासे, जिसमें बात की गई है फेलियर ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लैंड पॉलिसी की, और साथ ही कैसे हुए हैं कुछ बड़े लैंड स्कैम्स। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और बात करते हैं एक्स एमएलए और प्रेसिडेंट रायभान जाधव विकास अगाड़ी के हर्षवर्धन जाधव से। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन जाधव, जो कि एक्स एमएलए भी रहे औरंगाबाद से, और साथ ही आज वो हमारे साथ चर्चा में हैं अपनी नई पार्टी को लेकर, और साथ ही क्या वो गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। तो आइए उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका इस पर कहना। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपने एक टॉपिक उठाया है जब रिसेंट में इलेक्शंस आने वाले हैं, मैं बीएमसी की बात कर रहा हूँ। तो सर, ऐसे में क्या है वो गड़े मुर्दे, द थिंग्स विच यू वांट टू एक्सपोज? गवर्नमेंट का जो भी लैंड्स है, चाहे बीएमसी का हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का हो, चाहे एमएमआरडी का हो, चाहे म्हाडा का हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का लैंड हो, उस लैंड को अलॉट करने की रेंट पे जो पॉलिसी गवर्नमेंट की थी वो कंसिस्टेंट नहीं थी, और उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा लैप्सेस गवर्नमेंट लैंड को रेंट पे देने के सिलसिले में हुए, और उसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आज स्थिति ऐसी है कि अगर हम उसकी तरफ देखें और उसको रेगुलराइज करें तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स फ्री हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टैक्स फ्री हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि नॉन टैक्स रेवेन्यू इसमें से इतना आएगा कि टैक्स रेवेन्यू लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सर, ये सेंटर और स्टेट दोनों के लेवल पे बात कर रहे हैं? बिल्कुल। आज जो बात मैं कर रहा हूँ, जो रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकायदा वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए है, मगर इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी काफ़ी ज़मीनें हैं। सर, मेरा अगला सवाल, ऑफ कोर्स बीएमसी इज नोन टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, एंड अगला सवाल कि हाल ही में बजट भी अनाउंस किया गया है जिसमें हेल्थ पर जो है वो आंकड़े बढ़े हुए दिख रहे हैं कि हेल्थ में बजट बढ़ाया गया है, हेल्थ में खास करके कोविड के बाद। और नेक्स्ट हाल ही में जो मौजूदा सरकार है, इसने बीएमसी के थ्रू जो प्रॉपर्टी पे टैक्स कलेक्ट होता है उसमें 50 स्क्वायर यार्ड्स तक के मकानों पर टैक्स फ्री किया गया है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? पैसा कहाँ लगा रहे हैं, हेल्थ पे लगा रहे हैं, एजुकेशन पे लगा रहे हैं, वो बात तब आती है जब पैसा आता है। मेरा सवाल पैसा कहाँ से आता है इस पर है। मेरा कहना ये है कि भाई आप टैक्स लेकर के ये पैसा खर्च कर रहे हो, मगर अगर आपके पास ये ऑप्शन, लीगल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप टैक्स न लेते हुए भी इससे भी ज़्यादा बजट दे करके जो आज आप हेल्थ पे लगा रहे हो, एजुकेशन पे लगा रहे हो, उससे दुगना पैसा लगा सकते हो बिना टैक्सेशन के। जहाँ तक की बात है कि 50 स्क्वायर फीट तक का, या जो भी आपने बोला कि जो स्क्वायर यार्ड्स का टैक्स फ्री किया जा रहा है, तो टैक्स फ्री किस बारे में किया जा रहा है? प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में किया जा रहा होगा। जो प्रॉपर्टी टैक्स इस पूरे बीएमसी के बजट में मुझे नहीं लगता कि 10% 5% के ऊपर है। तो मेरा कहना यह है कि कंप्लीट बीएमसी को टैक्स फ्री किया जा सकता है, और ये हर्षवर्धन जाधव नहीं कह रहा है, ये कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट कह रहा है, जिसकी कॉपी मैं आपको दे रहा हूं। सर, फ्रीबीज आप जो बात कर रहे हैं कि फ्री हो सकता है, इसे आजकल अगर देखें तो चर्चा में फ्रीबीज के नाम से है काफ़ी स्टेट्स में भी। आप अगर पॉलिटिकली आप खुद एक एक्स एमएलए रहे हैं तो आप फ्रीबीज से ही समझ गए होंगे। तो सर, फ्रीबीज में पहले ही अगर हम दिल्ली पर जाएं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लताड़ा गया है कि सब फ्री हो जाएगा, बिजली फ्री हो जाएगा, पानी फ्री हो जाएगा। तो किस तरीके से वर्क करेगा सिस्टम? ऑफ कोर्स आप एक रिपोर्ट का वो दे रहे हैं, उस पे वहाँ पे भी यही सवाल उठाए गए थे, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एक तरीके का मैनिफेस्टो रखा था। तो उसके बारे में क्या कहना है सर? दिल्ली का जो मॉडल है, केजरीवाल जी का जो मॉडल है, उस मॉडल में और इस मॉडल में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क ये है कि दिल्ली का मॉडल जो बात करता है फ्रीबीज का, किसी से टैक्स लेना और किसी को फ्री करना, बात वो चल रही है। जो मेरा मॉडल है, जो मैं कह रहा हूँ, मैं किसी से टैक्स ही नहीं लूँगा। अगर मैं किसी से टैक्स ही नहीं लूँगा और मैं फ्रीबीज अगर देने वाला हूँ तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एक बंदे से टैक्स लेना और दूसरे बंदे को फ्री कराना, ये केजरीवाल जी का काम है। हर्षवर्धन जाधव का काम है कि मैं किसी से टैक्स ही नहीं लूँगा,
लेकिन फिर भी दोनों को दूंगा, किसी से टैक्स न लेते हुए दोनों को दूंगा। कैसे दोगे भाई? इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट इन कंटेक्स्ट टू द अपेक्स कोर्ट्स डायरेक्टिव्स। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी चीज है और मुझे लगता है कि जब हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करते हैं तो इट इज गोइंग समथिंग न्यू डायरेक्शन। तो सर ऐसे में एक नई दिशा देना, और खास करके जब माहौल काफी तरफ और खास करके म्यूनिसिपल इलेक्शंस का भी माहौल है, तो ऐसे में ये एक तरीके का सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं लगता कि लोगों की तरफ जाएगा कि मैं ऐसे टाइम पे ये वाली चीज को एक्सपोज कर रहा हूं और इस तरीके का मैं एक नई चीज ला रहा हूं, तो इस पे क्या कहना है? दो चीजें हैं। एक चीज तो रिपोर्ट अभी अभी बाहर निकला है, ये रिपोर्ट दबाया गया था, बड़ी मुश्किल से हमने इस रिपोर्ट को पाया है, और जैसे ही हमने इस रिपोर्ट को पाया हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। दूसरी बात यह है कि किसी भी अच्छी चीज़ के लिए कोई टाइमिंग नहीं होती है। अगर कुछ अच्छी चीज़ होने वाली होगी तो उसको टाइमिंग न देखते हुए जैसे ही आपको पता चलता है कि कुछ अच्छा हो सकता है, आपने बोल देना चाहिए। पॉलिटिक्स ये सारी चीज़ें आई बाद में, सबसे पहले आया हमारा देश। अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि हमारा देश टैक्स फ्री हो सकता है, तो वो सॉल्यूशन लाने के लिए टाइमिंग कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। कभी टाइमिंग राइट हो सकता है, कभी टाइमिंग गलत हो सकता है, लेकिन अच्छी चीज़ के लिए कोई भी टाइमिंग अच्छा या गलत नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ ही अच्छी होती है। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि शाहरुख खान जी का जो मन्नत बंगलो है वो भी इस प्रॉपर्टी में आता है। उनका खुद का लीज 2006 में ख़त्म हो चुका है, वो बेकायदे से वहाँ रह रहे हैं। उसके साथ में ही शपूर जी पिल्लून जी हैं, उसके साथ में आपका फिनिक्स मिल है, रघुवंशी मिल है, इसके साथ में आपका मेकर चैम्बर्स मित्तल टावर है नरीमन पॉइंट का, इसके साथ में आपके बहुत ही बड़े बड़े अलग अलग नाम हैं जो रिपोर्ट में आपको दिखेंगे। और उसके हिसाब से अगर आज का पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं तो जिस पॉलिसी के तहत रेंटल फिक्स होगा उसका रेवेन्यू अगर आप सोचेंगे तो आप गिन भी नहीं पाएंगे कि कितने लाख करोड़ हो रहे हैं। सर अब आते हैं रायभान विकास अघाड़ी की तरफ। थोड़ा सा उस पार्टी के बारे में बताइए, उसका जो फॉर्मेशन है और उसके पीछे का मोटिव, क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज पॉलिटिकल एरिना में जब कदम रखती है तो वो किसी ना किसी विकास के बारे में आती है, तो उस बारे में क्या है आपका? हम इकोनॉमिक बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। हमारा स्लोगन ये है कि अर्थनीति पे आधारित राजनीति, या उसको अलग तरह से अगर कहा जाए तो अर्थनीति पे केंद्रित राजनीति। आज राजनीति के अलग अलग विचारधाराएं हैं, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है, कोई धर्मनिरपेक्ष है, कोई हिंदुत्ववादी है, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से पॉलिटिक्स के। हमारा स्कूल ऑफ थॉट है इंडियन इकोनॉमी, और हम लोगों से क्या ले रहे हैं, हम लोगों को क्या दे रहे हैं। सर कभी भविष्य में कोई गठबंधन भी नहीं किया जाएगा, भले ही कोई हार हो या जीत हो, या किसी आप ऐसे मुकाम पे खड़े हो कि यहाँ पे इतना लिया जाए तो मेरी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे पावर में आ सकती है? ये पावर की बात नहीं है, ये देश की बात है। एक तो ये बात बताता हूँ आपको। दूसरी बात, अगर कभी किसी के साथ अलाइनमेंट करने की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर, जैसे हमेशा हम देखते हैं कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है कि ठीक है भाई बाकी के बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर कुछ चीज़ें छोड़ के कुछ चीज़ें अचीव होने वाली होंगी बजाय इसके कि कुछ ही अचीव नहीं हो रहा है, तो isn't that wise to do that? न्याय व्यवस्था को देख करके जिस पे एक आम नागरिक का भरोसा है फाइनली, तो कितना आपको लगता है कि ये जो मैटर आप उठा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आपको कितनी जल्दी और इफेक्टिवली न्याय मिलेगा और जस्टिस होगा और कार्रवाई होगी? दो चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो मैं मांग कर रहा हूं, ये बाकायदा कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑटोनोमस बॉडी है, इसके आधार पे मांग रहा हूं। और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो चीजें इस माध्यम से नजर आती हैं कि पॉलिसी ऑफ लीजिंग गवर्नमेंट लैंड्स, इसके ऊपर नया एक पॉलिसी लाना चाहिए। और उसी संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, सेइंग कि सर यस वी विल डू दैट, we will formulate a new policy and we will give the new
लैंड लीज ओनली इन अकॉर्डेंस टू दैट पॉलिसी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये मेरे पास उनका खुद का ऑर्डर का कॉपी है, जिसको आप अगर नजदीक से देखें तो आपको दिखेगा। और जब ये उन्होंने लिख करके दिया है, उसके बाद में भी उन्होंने फॉलो नहीं किया है, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। ये बात फिर एक बार यहां पे आपको कैग ने 2020 साल के उनके फॉलोअप रिपोर्ट में कहा है कि वी कॉल्ड फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्शन टेकन ऑन द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी एज पर द अपेक्स कोर्ट्स डायरेक्टिव्स। द डिपार्टमेंट स्टेटेड in its reply that a new policy in the light of the Honorable Supreme Court order has been framed and sent to the apex court. The new policy is yet to be implemented. मतलब पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं किया है, ये खुद कैग ने कहा है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एपी सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और वो इस बारे में बताएंगे कि ये सीएजी की जो रिपोर्ट्स को लेकर ये जो पॉलिटिकल पार्टी है जो भी दावे कर रही है वो कितने हद तक सही है और क्या है इनकी जो डेप्थ में क्या है। आइए उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा खुलासा है, और साथ में सीएजी विच इज़ ऑटोनोमस बॉडी, और उसकी रिपोर्ट जो है वो मान्य है और कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। एक गवर्नमेंट की फॉर्म्ड ही बॉडी है जिसे ऑटोनोमस पावर्स दी हुई। तो ऐसे में सर उस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, और जब आपने उसको रिपोर्ट्स निकलाई या उसका आंकलन किया, किस तरीके से आपका उस पर क्या पहलू जाता है? देखिए, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, 2013 की है, आपके सामने फ्लैग किए हुए हैं। ये 2020 की है आपके सामने, इसमें भी फ्लैग किए हुए। ये रिपोर्ट ही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जिसके आधार पर इन सरकारों पर नकेल कसने का काम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करता है, और अपनी रिपोर्ट राज्य के गवर्नर्स को देता है, और उसमें जरूरत पड़े तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी हेल्प ले सकता है अगर उसकी कंप्लायंस गवर्नर साहब नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये विषय है। इसी आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2018 में केस पड़ा, जिस आधार पर उन्होंने कहा है कि लीज की गवर्नमेंट जो जमीन है, लीज, क्योंकि जमीन से बड़ा एसेट्स नहीं, जल, जंगल और जमीन, ये तीन एसेट्स हमारे पास ऐसे हैं जो देश को बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं। इनका दोहन नहीं होना चाहिए, इनका शोषण नहीं होना चाहिए। इनके सोर्सेस को अपना प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए, लेकिन उसका दोहन मत कीजिए। यहाँ मुंबई में यही हुआ। मुंबई में इस कंट्रोलर ऑडिटर जनरल 2013 और 2020 की रिपोर्ट में साफ ऐसी 200 प्रॉपर्टी हैं जिनकी डिटेल दी गई है, जिनमें से एक प्रॉपर्टी आपके यहाँ मुंबई में ही मन्नत है, जो कि शाहरुख खान और गौरी खान के नाम पे है। इसमें लिखा हुआ डिटेल आपको मैं दिखाता हूँ। उसमें साफ तौर पे है कि 30 साल पहले लीज खत्म हो चुकी है, लेकिन वो उसका प्रयोग कर रहे रह रहे हैं। कोई लीज नहीं, कोई महाराष्ट्र सरकार को उसका बेनिफिट नहीं। और ऐसी 200 प्रॉपर्टियां, शाहरुख खान तो उनमें से एक है, उनकी मन्नत प्रॉपर्टी तो एक है, और ऐसी 200 प्रॉपर्टियां हैं जिनकी लीज खत्म हो गई, रिन्यू नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ाया गया, यूज नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि ऑफ कोर्स आप एक लॉयर हैं और सीनियर लॉयर हैं, तो उसमें क्या लगता है कि इसके बाद जब रिसीविंग हो गई है तो कोई ना कोई जवाब तो आएगा, तो ऐसे में लगता है कि कार्रवाई क्या आगे सुनवाई होगी आपकी इस पहलू को लेकर? ये 200 जो प्रॉपर्टी हैं वो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी मछलियां हैं जो कूद के हर सत्ता के गलियारे में बैठी रहती हैं। सत्ता के हर पार्टी, चाहे पार्टी कोई आई हो, बदली हो, लेकिन वो मछलियां उनके ड्राइंग रूम में हर समय तैयार रही हैं। इसलिए राजनीतिक दल में इच्छा शक्ति नहीं है, उनमें मन नहीं है। संविधान ने अधिकार दिए हैं, विधानसभा में उनके पास अधिकार हैं, लेकिन वो इतना उनके अधीन हैं, दास्ता में उनकी जी रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। इसलिए हर्षवर्धन यादव को महाराष्ट्र सरकार प्रदेश को बचाने के लिए, टैक्स फ्री करने के लिए, और इस आधार को, इस बेस को पूरे देश में, अन्य राज्यों में भी अपनाया जाए। और आपको खुशी होगी, दिल्ली में जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस माध्यम में की, उत्तर प्रदेश सरकार जग गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैग रिपोर्ट के आधार पर नोएडा प्राधिकरण ने, ऋतु माहेश्वरी जो नोएडा प्राधिकरण की सीईओ हैं, ऋतु माहेश्वरी जी ने नोटिस जारी कर दिए सभी प्रॉपर्टी को।